नमस्कार, जीबी न्यूज में आपका स्वागत है। फूट फूट कर रूस के सैनिक रो रहे हैं। बिना बताए पुतिन ने उन्हें जंग में जो झोंक दिया। यूक्रेन के लोगों को वो मारना नहीं चाहते। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, एक वीडियो सामने आया है जो ये सब बयां कर रहा है। वो वीडियो दिखाने से पहले आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इतने अच्छे संबंध हैं तो उन्हें पहले से पता होता कि जंग कब होने वाली है, तब आप छात्रों को क्यों नहीं लेकर आए। दरअसल आज रूस यूक्रेन युद्ध का आज 8वां दिन है और भारतीय अभी भी वहां फंसे हैं। इसको लेकर अब बयानबाजी भी होने लगी है। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यही खबरें आ रही हैं कि घोर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया। इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगों वाली होली मनाने वाला है। यूपी में छठे चरण का मतदान आज हुआ। अब राज्य में आखिरी चरण का मतदान बाकी है। इसके लिए सभी नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए सीधे चंदौली के 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में भेजे गए हैं। घोर परिवारवादी जब सत्ता में थे तो चंदौली के सिर्फ 12,000 किसानों से गेहूं और धान की खरीद की जाती थी, लेकिन योगी की सरकार बनने के बाद यहां करीब 50,000 किसानों से गेहूं और धान खरीदा गया। ये जितनी भी खरीद हो रही है उसका पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, घोर परिवारवादियों ने सिर्फ अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का और उनके माफिया दोस्तों का ही ध्यान रखा। इन्होंने इतनी समृद्ध विरासत वाले चंदौली पर पिछड़े होने का टैग लगा दिया था। घोर परिवारवादियों का लक्ष्य सत्ता भोग है, इसलिए वो समाज में बंटवारे की राजनीति करते हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का है, इसलिए हम सबको साथ लेकर सेवा भाव से काम पूरा करते हैं। बीते 5 साल में चंदौली में हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ है। मोदी ने कहा, यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है, यही खबरें आ रही हैं कि घोर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है। और आज की ये रैली देखकर मैं कह सकता हूं कि आपने तो उनका सफाया करना तय कर दिया है। भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर परिवार की बहनों से है, जिनकी गरिमा की रक्षा के लिए हमने पहले शौचालय बनाए, अब नल से जल देने के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सपा रालोद गठबंधन पर निशाना साधा और कहा, भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन 14,000 गरीब परिवारों से है जिनके पक्के घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की। इस मजबूत गठबंधन के आगे घोर परिवारवादियों का मिलावटी गठबंधन एक पल भी नहीं ठहर सकता। ये घोर परिवारवादी अभी भी कुछ नेताओं और माफियाओं से गठबंधन की पुरानी राजनीति में ही अटके पड़े हैं, जबकि हमारा गठबंधन जनता से होता है और ये गठबंधन पक्का होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार महाराजा सुहेलदेव के योगदान को पूरे देश में लेकर गई है, वरना पहले वो भी एक जमाना था कि घोर परिवारवादियों को महाराजा सुहेलदेव सिर्फ चुनावों में याद आते थे। घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच यही अंतर होता है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सरकार छात्रों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा भी चला रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इतने अच्छे संबंध हैं तो उन्हें पहले से पता होता कि जंग कब होने वाली है, तब आप छात्रों को क्यों नहीं लेकर आए। वाराणसी में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, क्या जरूरी है? अगर आपके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इतने अच्छे संबंध हैं तो आपको तो पहले से ही पता था कि युद्ध होने वाला है, तभी आप भारतीय छात्रों को क्यों नहीं लेकर आए। ममता बनर्जी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के लिए पहुंची है और उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह यूक्रेन में भारतीयों को उनके हाल पर छोड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा, देखिए अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है और प्रधानमंत्री चुनाव की बैठक कर रहे हैं।
क्या जरूरी है? क्या भारतीयों को वापस लाना जरूरी नहीं? ममता बनर्जी ने कोविड-19 महामारी से निपटने और बड़े शहरों से प्रवासी श्रमिकों के पलायन को लेकर भी केंद्र की खिंचाई की। बता दें कि साल 2022 में कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाया था। इस दौरान भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग काफी तेज हो गई है। हर बीतते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर की ओर जाती दिख रही है। इस बीच रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन में तख्ता पलट कर दिया जाए और राष्ट्रपति जेलेंस्की का इस्तीफा हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध के बीच ऐसी स्थिति बनी और जेलेंस्की ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो यूक्रेन में स्थिति बेकाबू हो जाएगी। क्या यूक्रेन सिविल वॉर की ओर अग्रसर हो जाएगा? जब ये सवाल यूक्रेन के पॉलिटिकल एक्सपर्ट ओलेक्सी हरन से पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी मशहूर हैं। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। वे मानते हैं कि अभी 90% से ज्यादा लोग जेलेंस्की को ही पसंद कर रहे हैं। वहीं उन्हीं के कहने पर 85% से ज्यादा लोग हथियार लेने को भी तैयार हो गए। जोर देकर कहा गया कि रूस को जमीनी हकीकत नहीं पता है, सच्चाई से उसकी सरकार काफी दूर चल रही है। रूस को इस बात का एहसास ही नहीं है कि अब यूक्रेन की जनता हाथ में हथियार लेने को तैयार हो गई है। यूक्रेन की जनता ही उसको मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना चुकी है। ऐसे में सिविल वॉर का सवाल ही नहीं उठता और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी नहीं बदले जा सकते। वहीं ओलेक्सी हरन ने ये भी मानते हैं कि इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति की जगह रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उनके पद से हटा देना चाहिए। उनके मुताबिक इस समय पुतिन और करीबियों की बात भी नहीं मान रहे हैं। वे उनके पद का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पुतिन के इस्तीफे से ही रूस को बचाया जा सकता है। वैसे जो बात ओलेक्सी हरन कह रहे हैं, अपने संबोधन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि रूस इस समय जो तबाही देख रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही जिम्मेदार है। बलिया में वोटिंग के दौरान बांसडीह सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी केतकी सिंह का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि 10 जूते मारूंगी, गिनूंगी सिर्फ एक। बलिया में वोटिंग के दौरान बांसडीह सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी केतकी सिंह का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ये कहती नजर आ रही हैं कि 10 जूते मारूंगी, गिनूंगी एक। उत्तर प्रदेश में 6वें चरण का मतदान हुआ। इस बीच बलिया की बांसडीह सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी केतकी सिंह का वीडियो सामने आ गया, जिसमें वह समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए कहती हैं, 10 जूते मारूंगी, गिनूंगी। क्या समझते हो कोई आगे पीछे नहीं है? बताया जा रहा है कि बलिया की बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के असेगा मंदिर के पास बीजेपी की महिला प्रत्याशी केतकी सिंह की मौजूदगी में बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान केतकी सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं से कहा, क्या समझते हो अकेली हूँ, कोई आगे पीछे नहीं है, 10 जूते मारूंगी और गिनूंगी एक। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी केतकी सिंह और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान केतकी सिंह ने एक सपा कार्यकर्ता का कॉलर पकड़ लिया। उनके कॉलर पकड़ते ही बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया और मारपीट शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी केतकी सिंह का कई वीडियो समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया है और लिखा, बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अभद्रता करते हुए धमकी दे रही हैं। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेते हुए भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान कराने की कृपा करें। गौरतलब है कि बांसडीह सीट बलिया की हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राम गोविंद चौधरी मैदान में है। उनके खिलाफ बीजेपी ने केतकी सिंह को उतारा है। 2017 में केतकी सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और महज 1687 वोटों से राम गोविंद चौधरी से हार गई थी। इस बार दोनों में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। खबर तमिलनाडु से है। भाजपा नेता के सामने छात्रा ने बीजेपी विरोधी नारे लगाए और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब उस छात्रा को 2 लाख रुपए मिलेंगे। है ना दिलचस्प मामला? चलिए आपको विस्तार से बताएंगे। तमिलनाडु के राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में छात्र सोफिया की गिरफ्तारी पर नाराजगी भी जाहिर की है। उसने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार किया था उनसे राशि वसूलकर छात्रा को ये मुआवजा राशि दी जाए।
तमिलनाडु के राज्य मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार को छात्रा लुइस सोफिया को 2 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे 2018 में तूतीकोरिन एयरपोर्ट पर तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के सामने भाजपा विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है। तमिलनाडु के राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में छात्रा सोफिया की गिरफ्तारी पर नाराजगी भी जाहिर की। उसने कहा कि जिन पुलिस कर्मियों ने उसे गिरफ्तार किया था, उनसे राशि वसूलकर छात्रा को ये मुआवजा राशि दी जाए। सोफिया लगभग 4 साल पहले मैथ सब्जेक्ट से कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। उस समय उनका छुट्टियों के लिए भारत में आना हुआ, जहां वे अपने पिता ए सैमी और मम्मी के साथ चेन्नई से थूथुकुडी जा रही फ्लाइट में थी। इस फ्लाइट में तमिलिसाई भी मौजूद थे। भाजपा नेता को देखते ही सोफिया कथित तौर पर अपनी सीट से उठ गई और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थूथुकुडी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें तमिलिसाई से माफी मांगने की धमकी दी और उनके माता पिता को भी एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोक दिया था। बाद में थूथुकुडी एयरपोर्ट के पुलिस निरीक्षक नित्या ने मामले में हस्तक्षेप किया और भाजपा कार्यकर्ताओं को शांत किया। साथ ही पुलिस सोफिया को पुलिस स्टेशन ले गई, जबकि डॉक्टर सैमी को स्टेशन के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। पुलिस अधिकारी ने उस दिन दोपहर 1:30 बजे तक 7 घंटे तक पूछताछ की थी। राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंपी गई एक याचिका में डॉक्टर सैमी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बेटी को प्रताड़ित किया और उसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद सोफिया को पेट में दर्द हुआ था, इसलिए उन्हें थूथुकुडी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर सैमी ने पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया। उन्होंने कहा पुलिस अधिकारियों की कार्यवाही से उनकी बेटी के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उलट न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फूट फूट कर रो रहे हैं रूस के सैनिक, बिना बताए पुतिन ने जंग की आग में जो झोंक दिया। यूक्रेन के लोगों को मारना ही नहीं चाहते रूसी सैनिक। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस मकसद के साथ यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था, वो दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा। यूक्रेन की सेना और आम लोगों ने अपने जमीन पर हुए हमले का कड़ा मुकाबला किया, जिसके चलते रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये युद्ध व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बीते गुरुवार को शुरू हुआ था और आज इसका 8वां दिन है। इस बीच रूसी सैनिकों के कई वीडियो सामने आए, जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए दिखे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बिना बताए युद्ध की आग में झोंक दिया गया है। इन सैनिकों का कहना है कि इन्हें यूक्रेन के उन शांतिपूर्ण लोगों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए भेजा गया है जो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। कमांडरों ने इनकी बलि चढ़ाने के लिए इन्हें यहाँ भेजा है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के झंडे के आगे बैठे रूस के एक घायल सैनिक ने कहा, ये हमारी लड़ाई नहीं है माँ, और पत्नियां अपने बेटे पतियों को यहाँ से ले जाएं। उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। एक अन्य वीडियो में हथकड़ी बांधे बैठा सैनिक रोता हुआ कहता है, वो हमारे शव ही नहीं उठाएंगे, यहाँ अंतिम संस्कार तक नहीं होगा। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने इस युद्ध में अब तक अपने 5,840 सैनिकों को खो दिया है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़ा आंकड़ा है। अगर ये दावा सच होता है तो इससे साबित होता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये जंग हार रहे हैं। उनके सैनिकों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस ने चारों तरफ से यूक्रेन पर हमला किया है और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। खेरसोन की बात करें तो यह रूस के कब्जे वाला यूक्रेन का पहला शहर बन गया है, जो एक बंदरगाह शहर है। यहाँ रूस के टैंक देखे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में भी रूस के हमले जारी हैं। यहाँ के सैन्य अस्पताल के बाहर गोलियों की आवाज सुनी गई। यूक्रेन के दक्षिण में एक अन्य प्रमुख बंदरगाह शहर मारियुपोल पर भी भारी बमबारी की सूचना मिली है। रूसी सेना इसे भी चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। अगर इस पर भी रूस का कब्जा हो जाता है तो उसके सैनिक उत्तर की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ वो दोनेत्स्क के पास जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को चारों ओर से घेर सकते हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अमित शाह ने आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा
कि अखिलेश सरकार में आजमगढ़ में खुली जीप में AK-47 लेकर गुंडे माफिया घूमते थे। आजमगढ़ से जाकर अहमदाबाद में बम धमाके करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं दंगे करने की। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करेंगे। 5 साल के बाद मैं आया हूं। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का काम किया है। ये अखिलेश बाबू, आप हमें सवाल पूछ रहे हो, आप बताओ आपके 5 साल में कितने दंगे होते? 700 दंगे हुए थे अखिलेश के टाइम में। योगी जी के टाइम में एक भी दंगा हुआ है क्या? अरे आजमगढ़ में खुली जीप में AK-47 लेकर घूमते थे या नहीं घूमते थे? आजमगढ़ से जाकर अहमदाबाद में बम धमाके करते थे या नहीं करते थे? आज हिम्मत है किसी की? है हिम्मत किसी की? अरे मेरी लालगंज की छोटी बेटी भी किसी के सामने खड़ा होकर कहती है, हम आपसे नहीं डरते, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश के मंच से ममता बनर्जी योगी पर गरजी। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर निशाना साधा, कहा मैं डरपोक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। इतना ही नहीं और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया। राजनीतिक और चलबसी, उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा था। तुम्हारा क्या है? हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया? मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरफुक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे डंडा मारा। मैं कभी झुका नहीं। कल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था तो मैंने गाड़ी से उतारा और उतार के हम कुछ दफे खड़ा रहा, ऐसा कि मेरे को देखना है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या शक्ति है हम देख सकते हैं, तुम्हारा कितना साहस है हम देख सकते हैं। तुम तो डरफुक हो, डरफुक। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।